अगस्त है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर निष्पक्ष प्रतिनिधि की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का परिचर्चा कार्यक्रम सपनों का भारत जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन वीरेंद्र सिंह जी, जो एनसीसी बटालियन 49वीं से सेवानिवृत्त हैं। नमस्कार। कैप्टन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ही क्यों मिली थी आजादी? कैसा था पहला स्वतंत्रता दिवस? देखिए, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। भारत के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही भारत माँ की कलश कालिमा में दास्ता की लौ श्रृंखलाएं टूटी थी। उसी दिन हमें स्वतंत्रता के नवजल प्रभात का दर्शन हुआ था। रही बात कि मध्य रात्रि में ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसका एक कारण है। कारण यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन अधिक था कि 15 तारीख को ही भारत स्वतंत्र है, यह घोषणा की जाएगी। हमारे यहाँ ज्योतिषियों ने विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन हमारे लिए शुभ है, क्योंकि वो एकदम बेटपन था कि 15 अगस्त को ही यह करना है, उसी दिन हस्तांतरण होना है। तो यहाँ भी लोगों ने कहा कि कोई उपाय, जिससे हमारे यहाँ उपाय पूछी जाती है। ज्योतिषियों ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद कहा कि 14:15 की रात में 11:51 से लेकर के 12:39 तक शुभ मुहूर्त है, इसमें यह कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। ठीक उसका पालन हुआ। 14:15 की रात में 11:51 से लेकर के 12:39 तक नेहरू जी का भाषण हुआ और 39 बजे तक, क्योंकि उस दिन तारीख 12 बजे के बाद बदल जाती है, तो वो 15 में ले गया। उस दिन झंडा हमारा नहीं फहरा, क्योंकि वो सुबह फहराया जाता और अशुभ था वो नक्षत्र जिसमें झंडा फहराया जाता, इसलिए हमारा झंडा 16 तारीख को फहराया गया। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें 15 को ही हुई, इसलिए वर्षगांठ 15 को ही मनाई जाती है। आज पूरा देश 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहा है। उस दिन जितना धूमधाम से हम जश्न पूर्वक स्वतंत्रता दिवस को मनाए थे, आज भी हम उससे कम धूमधाम से नहीं मनाते हैं। आपसे दूसरा सवाल, आजादी के मिलने के बाद भारत किस तरह का भारत होगा? पूरे भारतवासियों के मन में एक उत्सुकता थी जानने के लिए। यह हुआ कि आजादी के बाद जो भारत होगा वो गांधी के सपनों का भारत होगा। 75वीं वर्षगांठ आप मनाने जा रहे हैं, इन सपनों के साकार होने का किस प्रकार आप अनुभव कर रहे हैं? देखिए, गांधी जी के सपनों का जो भारत है वह राम राज्य की परिकल्पना थी। हमारा संविधान भी उसी को लक्ष्य करके निर्मित हुआ। संविधान निर्माताओं ने भारत के सर्वतोमुखी विकास के लिए जो चीजें संभावित थी उनको ध्यान में रखकर इन चीजों को उसमें ऐड किया। जैसे वो जानते थे कि समय दलित हैं, पिछड़ी जात के लोग भी पीछे हैं और
अंतर है ज्यादा, इसलिए उनको सुविधाएं दी गई। आरक्षण उसी का एक केंद्र है। तो गांधी जी ने यह सपना देखा था कि जिस तरह से राम राज्य में शांति थी, विकास हो रहा था, और पहले हमारा भारत भी करीब करीब वैसा ही था, जब तक का अंग्रेजों का की कुदृष्टि नहीं पड़ी थी, लूट खसोट नहीं हुई थी। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अगर कोई था तो पूरे विश्व में भारत ही कहा जाता था। धीरे धीरे संविधान के अनुसार काम शुरू हुआ, विकास हुआ और विकास हो रहा है। आज विकास के तरफ निगाह डालें आप तो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्रियाकलाप के संदर्भ में हो, पर्यटन का हो, हर दिशा में विकास हो रहा है। सड़कें बहुत बन रही हैं, उनका विस्तारीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समय तो लगेगा, लेकिन गांधी जी का जो सपना था, उस सपने के अनुकूल हमारा भारत अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। अमर वीर शहीद भगत सिंह से आज के युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारत के युवा अगर अमर शहीद सरदार भगत सिंह का उदाहरण लें तो हमारा भारत पुनः वही भारत होगा जिसके लिए भारत विश्व गुरु नाम गुरु कहा जाता था। 1907 में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। पालने में ही खुद के पैर दिख जाते हैं। जन्म के समय ही ये बहुत प्रखर दिखाई देते थे। और आपको बताऊं कि जब बहुत छोटे थे, एक बार अपने पिता के साथ वो खेत में गए, वो बीज बो रहे थे। पूछा क्या बो रहे हैं? कहा बीज बो रहे हैं। क्या होता है? उन्होंने बताया कि ये बीज बड़ा होगा और उसमें बालियां लगेंगी, अनाज बहुत ज्यादा होगा। तो कहा जब यही बोना है तो क्यों नहीं आप बंदूक और रिवॉल्वर का बीज बोते हैं कि पूरा देश पड़ जाए और इन अंग्रेजों को भगाया जा सके। वो मुस्कुराए। और इनके पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के हिस्सा थे, इनके चाचा भी थे। पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पक्षधर था। और लगभग लगता है कि वही धारणा एक तरह से बनती गई सरदार भगत सिंह में। जालियांवाला बाग कांड का नाम आप सुने होंगे। उस समय लगभग 13 साल की अवस्था थी इनकी। 13 साल का बच्चा 20 किलोमीटर दूर जालियांवाला कांड होने के बाद जब कहीं सूचना मिली कि जनरल डायर ने भारतवासियों पर गोली बरसा दिया है, तो पैदल चल करके 20 किलोमीटर आए और वहां उस स्त्री को उन्होंने देखा। और एकमात्र पूरे माने देश में एकमात्र उस स्त्री को आंख के सामने देखने वाला अगर कोई था तो वो थे उधम सिंह। जब प्रदर्शन के लिए लोग वहां जुटना शुरू किए थे तो उस समय उधम सिंह आए और एक पेड़ पर चढ़ गए थे। और उस पेड़ पर चढ़े चढ़े गोली चली, लोग मरे, कुआं लाशों से फटा। ये सब दृश्य वो आदमी देखता रहा। और जब उधर से सरदार भगत सिंह आए तो इन लोगों की मुलाकात हुई और वहीं इन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि इन अंग्रेजों से बदला लिया जाएगा, और बदला लिया। तो इस तरह का अगर भाव हो, अब देख लीजिए कि वो कई केसेस थी। हम स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये बार बार प्रयास करते रहे, जेल जाते रहे, जेल में इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। और जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो इनके साथ राजगुरु, सुखदेव और सरदार भगत सिंह तीनों थे। फांसी के दिन जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त की बात है, ठीक उसी तरह से एक दिन बाद होना था फांसी का कार्यक्रम। लेकिन देश कहां चला जाएगा, कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है, इससे डर करके अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही इनको फांसी पर लटका दिया था। लेकिन इनके ऊपर कोई शिकन नहीं आई। गीत गाते हुए फांसी के फंदे को अपने हाथ से इन लोगों ने
अपने गले में डाल लिया था। आज का अगर नौजुवक ये प्रेरणा ले तो हमारी भारत माता को कभी डरना नहीं पड़ेगा। भारत माँ के प्रहरी के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा देश आजादी के मामले में जिस तरह से अक्षुण है सदा अक्षुण रहेगा। लेकिन इसके लिए तो उनके जैसे लोगों से हमारे भारत के युवाओं को निश्चित तौर पर सीख लेनी पड़ेगी। देवरिया जिला की क्या भूमिका रही? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में देवारण देवरिया की भूमिका क्या रही, ये इस संदर्भ में आपको मैं बता दूं। कुछ समय देवरिया जिला नहीं बना था, एक तहसील मात्र देवरिया मुख्यालय था। उस समय गोरखपुर जनपद में हम सभी लोग थे और गोरखपुर जनपद का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे आपको चौरी चौरा कांड ले लीजिए, जिसको सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ का एक रामचंद्र विद्यार्थी नाम का जो यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा फहराते हुए अपने सीने पर गोली साथ। आगे बढ़ेंगे आप, बरहज में बाबा राघव दास प्रेरणा देते थे, आंदोलनकारियों को सुरक्षा देते थे, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था करते थे। थोड़ा और आगे जाएंगे, पैना गांव है। पैना गांव का जो इतिहास बताता है, 1857 में 300 जवान पैना गांव के अंग्रेजों के मुकाबले शहीद हुए थे। उन पर तोप बरसाए गए, गोलियां चली, मारे गए और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस गांव की महिलाएं सैकड़ों की संख्या में वही जन समाज ली। आज भी इसको सतिहरा नाम से जाना जाता है, वहां समाधि बनी हुई है। और आप आगे बढ़ेंगे तो नरहरपुर में राजा हरि सिंह थे। रुद्रपुर में 87 स्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहा, वहां के राजा को काला पानी की सजा हुई थी। और आगे आप जाएंगे, बाबू बंधु सिंह ने इतना बड़ा काम किया था कि पूरा गोरखपुर उनके नाम को जानता है। और आज अगर जानते हैं तो बंधु सिंह के नाम पर वहां देखिए स्मारक बना हुआ है और वो याद किए जाते हैं, उनकी कोई तिथि वगैरह मनाई जाती है। तो इस तरह से चौरी चौरा, रामचंद्र विद्यार्थी, पैना, बरहद, नरहरपुर, 87 इत्यादि का जो स्थान है, उसका लीजिए कि तत्कालीन गोरखपुर और आज का कुछ हिस्से में देवरिया का इतना बड़ा योगदान रहा है और वह सदैव अविस्मरणीय बना रहेगा इस आंदोलन के नाम पर। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय निष्पक्ष प्रतिनिधि को दिया। आशा है कि आपके इन विचारों से दर्शक भी लाभान्वित होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।